All new viewers and dear students, अस्सलाम वालेकुम. This is Adnan Arif and hope that you are doing well. व्यूअर्स, आज की ये वीडियो बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है जो एनुअल 2021 इंग्लिश के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं. एक्चुअली आई रिसीव्ड सो मैनी क्वेरीज रिलेटेड टू बीएससी इंग्लिश प्रोज पोर्शन, जिसमें स्टूडेंट्स ने बार बार यही रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ लेट अस नो हाउ टू अटैम्प्ट क्वेश्चंस इन प्रोज, कि सर प्रोज वाला पोर्शन किस तरह से हमने अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन के आंसर्स किस तरह से देने हैं, उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए और कौन सी टेक्निक्स और टिप्स यूज़ करें. तो डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी से अपीयर होने जा रहे हैं इंग्लिश के एग्ज़ाम में या फिर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से, दिस वीडियो इंशाल्लाह विल रियली बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ योर मार्क्स. इसके लिए आपने ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक क्या है. वो है जी हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन प्रोज, कि प्रोज के क्वेश्चंस का आंसर आपने किस तरह से करना है, ये हमारा टॉपिक है. इसके लिए मैंने 6 पॉइंट्स प्रिपेयर किए हैं जो आपने नोट कर लेने हैं. तो आपके पास डेफिनेटली नोटबुक पेन पेंसिल होनी चाहिए ताकि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके अपने नोट्स तैयार हो जाएं और बाद में आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप उसको जल्दी से गो थ्रू कर सकें. सबसे पहला पॉइंट, ठीक है जी, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. हाँ, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा. साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें. सबसे पहला पॉइंट इस लेक्चर का जो आपने नोट करना है कि आपने अपने प्रोज का पोर्शन किस तरह से अटैम्प्ट करना है. आपने लिखना स्टार्ट करना है तो अपने आंसर्स देने के लिए सबसे पहली जो टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट वो है जी प्रेजेंटेशन. ठीक है, प्रेजेंटेशन मींस कि आपके पेपर की आउटलुक कैसी होगी, आपका फ़ॉन्ट स्टाइल कैसा है, आपकी राइटिंग कैसी है जो आपने फॉलो करनी है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में. आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 2, टेक्निक्स टू राइट द आंसर. क्या आपको वो सारी टेक्निक्स आती हैं जो कि आंसर देने में यूज़ करनी है आपने. ठीक है, आप टेक्निक्स अच्छी वाली यूज़ करेंगे तो ही अच्छे मार्क्स आएंगे. तो ये सारी टेक्निक्स इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद नंबर 3 वाला पॉइंट है लैंग्वेज एंड क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट, कि आप जो वहाँ पर लिखने जा रहे हैं वो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए. उसके बाद है जी लेंथ ऑफ योर आंसर्स, कि जिन क्वेश्चंस के आपने आंसर्स देने हैं उनकी लेंथ क्या हो. प्रॉपर लेंथ डेफिनेटली मैटर करती है जब आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बैठते हैं. आपको पता होना चाहिए कितने वर्ड्स रिक्वायर्ड हैं और आंसर कितने वर्ड्स में या कितनी शीट्स जो हैं वो मैंने लिखनी है. उसके बाद टाइम मैनेजमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए किस क्वेश्चन को आप कितना टाइम देने जा रहे हैं. और लास्ट पर है नंबर 6 पॉइंट सम एक्स्ट्रा टिप्स. ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि टाइम किस तरह से तमाम क्वेश्चंस को देना है. ठीक है, कंक्लूजन कैसी होनी चाहिए अगर आपको कट एंड मार्क्स, मतलब कि मिस्टेक्स आप बहुत ज़्यादा करते हैं और फिर उसको रेस कर करके लिखते हैं, तो ऐसा जो है वो किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है या इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है. उसके बाद पेपर कंप्लीट होना चाहिए या इनकम्प्लीट का क्या नुकसान है. तो ये सारी चीज़ें पॉइंट नंबर 6 में हम एक्स्ट्रा टिप्स में डिस्कस करेंगे. तो चलिए सबसे पहले अपने पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं. नंबर 1 है जी प्रेजेंटेशन. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंटेशन जो किसी भी पेपर की होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. साइकोलॉजिकली आपका जो पेपर चेकर है उससे आपने समझें कि अपने मार्क्स ग्रैब करने हैं. ठीक है जी, तो वो एक एक मार्क्स करके ही कतरे कतरे से, जिस तरह कहते हैं ना दरिया बनता है, इसी तरह से आपके मार्क्स जो हैं वो आप गेन करते हैं. इतना आसान काम नहीं है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में मार्क्स लेने, और इसीलिए आपने देखा बीएससी के एग्ज़ाम जो इंग्लिश का है इसमें बहुत ज़्यादा सप्ली आती है. उसकी वजह क्या है कि जस्ट स्टूडेंट समझते हैं कि टू द पॉइंट जो है वो प्रोफेसर आफ्ताब की उससे कुछ टॉपिक्स बस याद किए और पेपर में देखा जी कौन से लेसन में से क्वेश्चन है, बस अच्छा जी इस लेसन में से चलें जी आंसर फलां वाला टॉपिक आप लिखना शुरू कर देते हैं. तो ये चीज़ें जो हैं यही स्टूडेंट्स के लिए बायस बनती हैं फेलियर का. राइट, अच्छा जी नंबर 1 पॉइंट प्रेजेंटेशन हम डिस्कस कर रहे थे. प्रेजेंटेशन में आपके पेपर की आउटलुक आ जाती है, आपका फ़ॉन्ट स्टाइल आ जाता है और आपकी राइटिंग आ जाती है. अब पेपर की आउटलुक कैसी होनी चाहिए. यूनिवर्सिटी के पेपर में जब आपके पास शीट आ जाए तो आपने फ़ौरन उसको मार्जिन लगा लेने हैं शीट्स पर दोनों साइड्स पे. ठीक है, प्रॉपर मार्जिन हो, ये ½ इंच का मार्जिन या इंच का आप मार्जिन लगा लें. ठीक है, जो रीज़नेबल देखने में लगे. उसके बाद कट वाली मार्कर लाजमी आप लेकर जाएं, उससे डेफिनेटली इम्प्रेशन अच्छा आता है राइटिंग का भी.
फ़ॉन्ट स्टाइल, अब फ़ॉन्ट जो है इसका साइज़ या स्टाइल क्या होना चाहिए ये आप चेंज तो नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, आपको एक हैबिट हो गई है, आपकी आदत बन चुकी है, आप किस तरह का लिखते हैं। लेकिन ये कोशिश करें कि रीज़नेबल फ़ॉन्ट हो, ना तो उसका साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज हो और ना ही उसका साइज़ बहुत ही इतना छोटा कि आपका जो चेकर है उसको चश्मा लगा के पढ़ना पड़े। समझ गए आप? तो रीज़नेबल फ़ॉन्ट जो है वो होना चाहिए। इसके बाद जो आप यूनिवर्सिटी की शीट्स की लाइंस हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर ऐसा ना हो कि हर लाइन पे आप 3-3 वर्ड्स बस लिख रहे हैं, 2-2 3-3 वर्ड्स की आप एवरेज दे रहे हैं। जस्ट क्या कि जी सफ़े भर लें हम, लेंथ इंक्रीज़ हो जाए, तो ऐसा नहीं करना डियर स्टूडेंट्स। आपने रीज़नेबल स्पेसेस जो हैं वो देकर आनी है, ठीक है। तो ये मोस्टली 6 to 7 की एवरेज हो सकती है, 5 to 7 वर्ड्स की पर लाइन एवरेज हो सकती है। इस तरह का लिख कर आएँ कि देखने में रीज़नेबल और अच्छा लगे, ठीक है जी, अट्रैक्टिव लगे। तो ये चीज़ें थी आपके पेपर की प्रेजेंटेशन में। क्लियर? सारा पेपर जो है वो आपका एक जैसा दिखे। ये नहीं है कि पहले वाला पेज जो है उस पर आपने 10-15 मिनट लगा के एक पैराग्राफ बनाया बड़ा खूबसूरत किस्म का, और जैसे जैसे वो पेपर लास्ट तक जा रहा है तो लास्ट पे आप ऐसा लिख रहे हैं कि पढ़ना भी मुश्किल है चेकर के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने कॉन्फिडेंटली इम्प्रूव करनी है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो पहले आपने जस्ट थोड़ा सा ज़हन में रख लेंगे प्रेजेंटेशन मैंने पेपर की अच्छी रखनी है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है जी टेक्निक्स टू राइट आंसर। इसमें वो सारी टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए जो प्रोज के क्वेश्चन का आंसर देने में आपने फॉलो करनी है। क्लियर? अब सबसे पहली टेक्निक्स ये है कि आपका सारा पेपर जो है इट मस्ट लुक इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स। ये पैराग्राफ की सूरत में होना चाहिए। हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन के आंसर में 4 से 6 पैराग्राफ या 5 से 7 पैराग्राफ सेटल करके आए हैं आंसर में, तो ही आपका पेपर अच्छा दिखाई देगा। साइकोलॉजिकली आपका जो पेपर चेकर है जब वो आपका पेपर देखेगा तो उसे वो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप एक फर्स्ट वाले पेज से शुरू किया और 2-3-4 सफ़े बस छाप के आगे उसमें एक भी पैराग्राफ नहीं है, तो उससे आपकी जो लेंथ इंक्रीज़ करने में भी आंसर्स की डिफ़िकल्टी होगी और वो अट्रैक्ट भी नहीं करेगा आपके पेपर चेकर को। नंबर 2 वाली टेक्निक जो आपने यूज़ करनी है वो है कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर है कि आपने जो आंसर करना है उसमें लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। लॉजिकल सीक्वेंस से मुराद है, अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो प्रॉपर बिगनिंग होनी चाहिए आपके आंसर की, प्रॉपर मिडल होना चाहिए और प्रॉपर एंड होना चाहिए। क्लियर? अब मतलब कि 3 पोर्शन आपके आंसर के लाजमी नज़र आने चाहिए। बिगनिंग का मतलब कि उसका इंट्रोडक्शन आपके आंसर का, फिर बीच में आप डिस्कशन करें 2-3 पैराग्राफ में जिसे एक्स्ट्रा डिटेल कहते हैं, और लास्ट पे एक अच्छा सा पैराग्राफ दें जो उसका एंड हो, जो उसकी कंक्लूजन हो, उसका इख्तिताम हो, जिससे पता चले कि यहाँ पर स्टूडेंट ने क्वेश्चन को कंक्लूड कर दिया है उसके आंसर को। क्लियर? अब यहाँ पर बहुत सारे जो बीएससी के जाले स्टूडेंट्स हैं वो कौन सा सीक्वेंस यूज़ करते हैं जी, उन्होंने देखना है कि अच्छा लेसन नंबर 3 में से आया क्वेश्चन, ओके इसमें मैंने फ़लाँ टॉपिक याद किया हुआ है, कौन सा टॉपिक फ़िट होगा, तो बस वो फिट कर आते हैं। उन्हें नहीं पता बिगनिंग क्या है, मिडल क्या है और एंड क्या है। इसके लिए लास्ट में प्रैक्टिस भी दूंगा 2-3 मिनट की। उसके लिए मैंने मार्क ट्वेन का एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो ये तीनों चीज़ें जो है प्रॉपर बिगनिंग, प्रॉपर मिडल और प्रॉपर एंड जो है, इसको मैं वहाँ पर बना के आपको चेक कराऊंगा। तो इंशाल्लाह इससे आपको मदद मिलेगी इस चीज़ को समझने में कि आखिर क्वेश्चन के आंसर का सीक्वेंस क्या होता है। क्लियर? अच्छा, अब इसी चीज़ को डिटेल से ज़रा सीक्वेंस में अब प्रॉपर बिगनिंग देनी है ना आपने। बिगनिंग का मतलब शुरू करना है, तमीद बांधनी है, कोई तारुफ देना है आपने। तो उसके लिए आप जो पहला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी की शीट पर अपने क्वेश्चंस के आंसर में। क्लियर? अब वो क्वेश्चन चले मिसाल के लिए मैं यहाँ पर आपको पहले से ही दे देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपने आंसर करना है, हाउ डज ट्वेन ट्राई टू शॉक द रीडर्स, कि मार्क ट्वेन किस तरह अपने रीडर को शॉक करता है, शॉक करने की कोशिश करता है। व्हाट माइट बी हिज पर्पज़ इन यूजिंग दिस टेक्निक, कि ऐसा करने में उसका क्या मकसद है, उसका क्या पर्पज़ है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले हमने पहला पैराग्राफ तैयार करना है जिसमें आप इंट्रोडक्शन देंगे। क्लियर है? ये इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आप पहले पैराग्राफ में क्या करना है,
तमाम आंसर्स में आपने यही टेक्निक, तमाम क्वेश्चन के आंसर में यही टेक्निक यूज़ करनी है। क्लियर? तो अब आप फर्स्ट वाले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में आप राइटर का तारुफ करवाएंगे, उसके राइटर के मतलब 2 से 3 लाइनें आप लिखेंगे। क्लियर? उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मार्क ट्वेन के बारे में लिख रहे हैं, उस लेसन में से है, तो डेफिनेटली आप क्या लिखेंगे? मार्क ट्वेन द डॉक्टर ऑफ ह्यूमन नेचर, a humorist, talented novelist, witty storyteller, and essayist is a profound and commendable writer। तो इस तरह के आपने वर्ड्स यूज़ किए उसकी तारीफ़ के लिए। क्लियर? राइटर की तो 2 से 3 लाइनों में। उसके बाद फिर आप उस लेसन का तारफ़ दे देते हैं। लेसन के तारफ़ का मतलब कि आप लेसन का थीम बताते हैं कि जो डैम्ड ह्यूमन रेस है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो किस लिए लिखा हुआ है, उसमें राइटर ने मेन थीम क्या है, राइटर उसको उसमें क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। तो 2-3 लाइनें लेसन के बारे में हो गई। ये फर्स्ट पैराग्राफ में आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? अब जब आपने ये वाली टेक्निक यूज़ कर ली कि आपने राइटर का भी तारुफ करवा दिया, लेसन का थीम भी मेंशन कर दिया, तो आपकी 4 से 5 लाइनें या 4 लाइनें आपकी फ़र्स्ट पैराग्राफ में ऐड हो गई। अब इसके बाद फिर क्या करना है कि आपने अपने क्वेश्चन की टेक्स्ट पढ़नी है। क्लियर? मतलब कि यहाँ पर अब डायरेक्ट आपने आंसर करना है अपने क्वेश्चन का। ये टेक्निक्स तो हम यूज़ ही नहीं करते, हम जस्ट वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स जो हैं वो कोई भी जो याद किया होता है वो बस वहाँ फिट करके आ जाते हैं। हम नहीं देखते कि क्वेश्चन को पढ़ना भी है, इसमें पूछा क्या गया है, इसका आंसर करना है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इसी फर्स्ट पैराग्राफ में जब आपने 4 लाइनें लिख ली, उसमें 2 लाइनों में आपने राइटर का इंट्रोडक्शन दिया, राइटर के लिए 2-3-4 अच्छे से फ्रेजेस जो हैं वो लिखे। उसके बाद 2 लाइनों में आपने 3 लाइनों में लेसन का थीम दे दिया, और उसके बाद फ़ौरन फिर आपने कोई इधर उधर की एक्स्ट्रा डिटेल नहीं लिखनी, बल्कि आपने अपने क्वेश्चन का आंसर करना है। उसके लिए आपने क्वेश्चन की टेक्स्ट पढ़नी है, और फिर ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है फ्रेज़ एज़ फार एज़। क्लियर? एज़ फार एज़, एज़ फार एज़ का मतलब जहाँ तक, मतलब कि आप कहते हैं कि एज़ फार एज़ द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज़ कंसर्न्ड, कि जहाँ तक पूछे गए क्वेश्चन के जवाब का तल्लक है। क्लियर? ये वाला आपने फ्रेज़ लिख के तो फिर आपने उसका आंसर दे देना है जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर? और ये आपका लास्ट पार्ट होगा फर्स्ट वाले पैराग्राफ का। क्लियर? फर्स्ट वाले पैराग्राफ का लास्ट वाला पोर्शन होगा। अब यहाँ पर आपने कौन सी चीज़ें सीखी कि पहले आपने जो पहला पैराग्राफ बनाना है उसमें राइटर की आपने इंट्रोडक्शन देना है, लेसन का इंट्रोडक्शन देना है, और अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपने कौन सा फ्रेज़, कौन सा जुमला यूज़ करना है? एज़ फार एज़। एज़ फार एज़ का मतलब होता है जहाँ तक, एज़ फार एज़ द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज़ कंसर्न्ड, कि दिए गए सवाल के जवाब का जहाँ तक तल्लक है, उसके बाद फिर आपने उसका आंसर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, चले मैं अभी से आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन था कि हाउ डज ट्वेन ट्राई टू शॉक द रीडर्स। क्लियर? और उसके बाद 2 पोर्शन है। पहले में उसने पूछा कैसे, फिर उसने पूछा क्या। पहले में क्या पूछा जी? कहता हाउ, कैसे, डज ट्वेन ट्राई टू शॉक द रीडर, कि रीडर्स को मार्क ट्वेन किस तरह से शॉक करता है। उसके बाद व्हाट माइट बी हिज पर्पस इन यूजिंग दिस टेक्निक, कि ये टेक्निक यूज़ करने में उसका मकसद क्या है, कि वो अपने पढ़ने वालों को शॉक कर देता है। वो ऐसे वर्ड्स, ऐसी एग्जाम्पल्स, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देता है अपने रीडर को कि पढ़ने वाला हैरान हो जाता है। तो वह ऐसा क्यों करता है? इसका मतलब कि हमारे क्वेश्चन के 2 पोर्शन हैं, हमने इस स्टेटमेंट के जो 2 पार्ट्स हैं दोनों का आंसर करना है। क्लियर? अब ये जो पैराग्राफ मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, अब देखिए इसमें मैंने फर्स्ट पैराग्राफ ही जो तैयार की, ये P1 का मतलब है फर्स्ट वाला पैराग्राफ। क्लियर? अब फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने क्या कौन सी टेक्निक यूज़ किया, अब आपको खुद पता चलेगा जो मैंने बताया है कि क्या वाकई प्रैक्टिकली ऐसा ही करते हैं हम क्वेश्चन के आंसर में। ये देखिए, कहता है मार्क ट्वेन द डॉक्टर ऑफ ह्यूमन नेचर, आ ह्यूमरिस्ट, talented novelist, witty storyteller and essayist is a profound and commendable writer, कि वो एक इंतहाई पुख्ता किस्म का और काबिल तारीफ़ राइटर है, लिखारी है।
तो मैंने क्या किया, मैंने मार्क ट्वेन का यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया। इसके बाद ये 1.5 लाइन में या 2 लाइन में देखा आपने, इसका इंट्रोडक्शन हो गया। किसका? ये राइटर का है, ये मैंने मार्क ट्वेन को हाईलाइट किया है। इसके बाद है जी, ही इज़ एन ऑनेस्ट एंड थॉरो क्रिटिक हु brings a fresh and actual picture to ground reality। ठीक है, यहाँ तक भी मैंने राइटर का ही तारुफ रखा। 2.5 लाइनों में 2.5 सेंटेंसेस मैंने लिख दिए मार्क ट्वेन की इंट्रोडक्शन के लिए। क्लियर? अब मैं लेसन का थीम दे देता हूँ। उसमें क्या है, कहता है ट्रू टू दिस स्टैंडर्ड, इस बात की तस्दीक करते हुए द डैम्ड ह्यूमन रेस इज़ वंडरफुली अ थॉट प्रोवोकिंग एंड ह्यूमेन लेसन। कि डैम्ड ह्यूमन रेस जो है वो हैरान कुन तौर पर इंसान की सोच को झंझोड़ने वाला और इंसान दोस्त लेसन है। अब ये मैंने डैम्ड ह्यूमन रेस का थीम दे दिया या उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। इसके बाद 2 चीज़ें हमारी यहाँ तक कवर हो गई, यहाँ तक क्लियर, ह्यूमेन लेसन तक। पहली चीज़ राइटर का इंट्रोडक्शन और दूसरी चीज़ लेसन का इंट्रोडक्शन। अब मैं एज फार एज को हाईलाइट यहाँ पर किया हुआ ब्लू कलर में, एज फार एज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, जहाँ तक दिए गए क्वेश्चन का जवाब जो है उसका ताल्लुक है, तो फिर उसके बाद कॉमा लाजमी लगाना। ठीक है, ये कॉमा कंसर्न के बाद। अब इसका आंसर क्या था फर्स्ट वाले पार्ट का, हाउ डज ट्वेन ट्राई टू शॉक द रीडर, ये फर्स्ट पार्ट है कि किस तरह रीडर को शॉक करता है। कहता है द राइटर शॉक्स द रीडर बाय पेंटिंग अ हॉरिबल पिक्चर ऑफ मैन, कि इंसान की एक बड़ी ही हॉरिबल ड्रोनी किस्म की तस्वीर पेश करता है, इस तरह वो शॉक करता है। एंड हिज मेन पर्पज़, अब यहाँ से इसका पर्पज़ आ गया, ये दूसरे क्वेश्चन के पार्ट का आंसर। क्लियर? बस 2 लाइनों में हमने इसका टू द पॉइंट आंसर दे दिया। क्या है जी? कहता है कि एंड हिज मेन पर्पज़ इज़ डूइंग दिस, इन डूइंग दिस इज़ करेक्शन, कि वो इंसान की करेक्शन करना चाहता है, रेफॉर्मेशन उसकी इस्लाह करना चाहता है, एंड एडिफिकेशन और उसकी बेहतरी चाहता है, ऑफ मैंस करैक्टर, इंसान के किरदार की, एंड पर्सनैलिटी और उसकी शख्सियत की। अब इस क्वेश्चंस के देखा आपने कि हमें टू द पॉइंट आंसर आता था और हमें बड़ी आसानी हुई इसका आंसर लिखने में, क्योंकि हमें पता था कि हाउ, हमारे टीचर ने बता दिया था कि किस तरह से हमने फर्स्ट वाले पैराग्राफ में आंसर देना है क्वेश्चन का। पहले राइटर का इंट्रोडक्शन और दूसरे नंबर पे लेसन का थीम और तीसरे नंबर पर आपने उस क्वेश्चन का आंसर देकर आना है। जिस तरह ये क्वेश्चन था जो हमने सिलेक्ट किया मार्क ट्वेन वाले लेसन में से और इसको हमने गौर किया तो पता चला कि इसमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं, हाउ, कैसे शॉक करता है राइटर को, एंड व्हाट, क्लियर, और किस मकसद के लिए वो ये टेक्निक यूज़ करता है हैरान करने वाले अपने रीडर्स को। तो इसका आंसर क्या था कि मार्क ट्वेन जो है वो हॉरिबल पिक्चर के ज़रिए, हॉरिबल पिक्चर में वो कहता है कि इंसान ग्रीडी है, इसमें जेलसी है और ये जो है क्रूअल है और बहुत सारी चीज़ें जो हमने लेसन में पढ़ी। तो ये पढ़ के हम शॉक्ड हो जाते हैं कि इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, तो वो किस तरह से इतना जो है वो मीनेस्ट हो गया। क्लियर? लेकिन ये टेक्निक का उसने कहा कि इसका अब दूसरे क्वेश्चन का पोर्शन का आंसर व्हाट माइट हिज पर्पज़, उसका मकसद क्या है, तो कहता है कि एंड हिज मेन पर्पज़ इन डूइंग दिस इज़ करेक्शन, रेफॉर्मेशन एंड रेडिफिकेशन ऑफ मैंस करैक्टर एंड पर्सनैलिटी। और फिर लास्ट पर अब आपने क्या करना है, फर्स्ट पैराग्राफ का जो हमने टेक्निक यूज़ की इंट्रोडक्शन, उसमें आपने देना है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या, किस किस चीज़ का इंट्रोडक्शन, राइटर का, लेसन का, और फिर क्वेश्चन का आंसर करना है। और फिर जो आपकी लास्ट वाली लाइन होगी, क्लियर, जहां आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, उसके बाद फिर आपने ये फ्रेज़, ये लाइन, ये जुमला लिखना है। कौन से वाला? लेट अस डिस्कस इन डिटेल। चलिए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये आपका पहला पैराग्राफ आपके क्वेश्चन के आंसर का तैयार हो गया। मैंने बड़े ही आसान और सादा लैंग्वेज में, अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है। क्लियर? आपको पता होना चाहिए कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर करना है उसका पहला पैराग्राफ जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन, तारुफ। तारुफ में आपने राइटर की तारीफ़, लेसन का थीम और टू द पॉइंट क्वेश्चन पढ़ें, उसको समझें, उसका आंसर दे दें। हाँ, कभी कभार अगर आपको समझ नहीं आती, आपके पास ऑप्शन भी कोई नहीं, आपने वही वाला क्वेश्चन भी करना है, तो फिर ठीक है, जिस तरह आपको समझ आती है, कोई डुप्लीकेट किस्म का गोल मोल आंसर आप करके फर्स्ट वाला पैराग्राफ तैयार कर रहे हैं, लेकिन इससे इज्तनाब करें। क्लियर? अब लास्ट लाइन जो है
इसमें आपने कनेक्टेड सेंटेंस यूज़ किया, कौन सा है, लेट अस डिस्कस इन डिटेल, कि आएँ अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आपका पहला पैराग्राफ जो है वहाँ से एक तहमीर बन गई है, वहाँ से एक कनेक्शन डेवलप हो गया है आपकी बहस का, आपकी डिस्कशन का। अब मिडल वाला पार्ट, अब प्रॉपर बिगनिंग आपने कर ली, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया बिगनिंग में क्या टेक्निक यूज़ करिए। बिगनिंग क्या होती है, पहला पैराग्राफ, क्लियर। अब मिडल पार्ट्स पे आ जाते हैं जिसमें आप 3 से 5 या 4 पैराग्राफ और लिखते हैं। वो है आपकी डिस्कशन कह लें उसको, एक्सप्लेनेशन, वजाहत कह लें क्वेश्चन की, या फिर एक्स्ट्रा डिटेल कह लें, क्लियर। जिसमें आप क्या यूज़ करते हैं, इस किस्म के फ्रेजेस, दिस इज़ वाई, इसीलिए, सो, बस, देयर फॉर, दिस, इसीलिए, हाउएवर, ताहम, एनी हाउ, बहरहाल। तो इस किस्म के आप कनेक्टेड वर्ड्स लगा के सारी बहस करते जाते हैं और आप 3 से 4 पैराग्राफ डेवलप कर लेते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टूडेंट स्किप कर देता है बीएससी का, वो है जी रेपिटेशन ऑफ द टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन की टेक्स्ट की जो रेपिटेशन है, दोहराई है, वो कहीं नज़र नहीं आती। वो क्वेश्चन को देखता भी नहीं है जब आंसर कर रहा होता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। लिहाजा रेपिटेशन ऑफ द टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन नज़र आनी चाहिए कि आपके क्वेश्चन की जो टेक्स्ट है वो आपकी डिस्कशन में नज़र आए। जो सेकंड वाला पोर्शन होगा आपके आंसर का, 3-4 पैराग्राफ जो आप लिखते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो P2 के नाम से मैंने तैयार किया, पैराग्राफ नंबर 2, क्लियर। ये आपको नज़र आ रहा है पैराग्राफ नंबर 2। अब पैराग्राफ नंबर 2 में स्टार्ट ही मैंने किससे किया, इन द लेसन द राइटर शॉक्स द रीडर बाय प्रेजेंटिंग अ वर्थलेस पिक्चर ऑफ मैन, क्लियर। अब शॉक्स द रीडर, तो ये लाइन जो है वो आ गई है क्वेश्चन की, ठीक है। शॉक्स वाला फ्रेज़ कहाँ यूज़ हुआ, क्वेश्चन में। तो हो सके तो आप क्वेश्चन की टेक्स्ट जहाँ पर यूज़ करें उसको मार्कर से बेशक हाईलाइट कर दें। इससे पढ़ने वाले को पता चलता है कि जो स्टूडेंट है वो टू द पॉइंट है और क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहा है, क्लियर। तो इसी तरह आपने गाहे बगाहे जो टेक्स्ट होगी क्वेश्चन की वो लाजमी रिपीट करनी है। पैराग्राफ नंबर 2 में एक दफ़ा मैंने रिपीट कर दिया, आपने देख लिया, क्लियर। इसके अलावा पैराग्राफ नंबर 3 है या फिर 4 है, जितने भी आप लिखते हैं, क्लियर, उसमें भी आपने आप टेक्स्ट रिपीट करनी है। इसी तरह शॉकिंग, दोबारा मैंने वर्ड यूज़ किया, तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन में यूज़ हुए। तो आपका क्वेश्चन रिपीट होना चाहिए, ठीक है, 2, 3, 4 दफ़ा भी रिपीट हो सकता है आंसर करते हुए। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, क्लियर। ये था मिडल पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन। तो मिडल में टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है कि आप क्वेश्चंस का आंसर ही दे रहे हैं और क्वेश्चन के टेक्स्ट या उसमें से जो वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं डेफिनेटली आप उनको रिलेट तो करेंगे ना अपनी एग्जांपल्स के साथ, तो वो गाहे बगाहे उसको कनेक्ट करते रहें, क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं जी लास्ट पर है जी कंक्लूजन। कौन सा पैराग्राफ होगा, कंक्लूजन। फर्स्ट पैराग्राफ था इंट्रोडक्शन, बीच में आपने 2, 3, 4 पैराग्राफ में डिस्कशन की, बहस की या एक्सप्लेनेशन दी, क्लियर। और फिर लास्ट पे है कंक्लूजन, लास्ट पैराग्राफ। अब जो आखिरी पैराग्राफ होता है इसका नाम ही क्या है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ या कंक्लूजन, इख्तिताम। तो ये ऐसा पैराग्राफ होना चाहिए जिसको पढ़ के पता चले कि आपने बहस को समेट लिया है, आपने डिस्कशन ख़त्म कर दी है। अब स्टार्ट विद द कंक्लूडिंग फ्रेज, क्लियर। कहता है कि आपने एक कंक्लूडिंग फ्रेज़ के साथ मतलब कि कोई ऐसा जुमला जिसको पढ़कर ही पता चले कि आपकी डिस्कशन क्या हो रही है, आपकी डिस्कशन ख़त्म हो रही है, आप सम अप कर रहे हैं मामले को। अब वो कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे देता हूँ। आपके 4 क्वेश्चंस हैं चूँकि प्रोज के, तो हर क्वेश्चन का जो अब आप आखिरी लास्ट कंक्लूजन वाला पैराग्राफ लिख कर आएँ तो उसमें कोई एक फ्रेज़ इसमें से यूज़ कर लीजिएगा। पहले तो आप फ्रेज़ नोट करें, टू कंक्लूड वी में से दैट। इसका मतलब है कि टू कंक्लूड के इख्तिताम पर या इख्तिताम करते हुए वी में से हम कह सकते हैं दैट के। इसके बाद आपने अपना आंसर देना है यहाँ पर। मसलन अब हमने कौन से वाला क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ था कि मार्क ट्वेन किस तरह से अपने रीडर को शॉक करता है और उसका पर्पज़ क्या है। तो देखिए ज़रा, टू कंक्लूड वी में से दैट अनडाउटेडली, बिलाशुबा, मार्क ट्वेन यूजेस हिज शॉकिंग टेक्निक जस्ट टू अटैक मैन मर्सीलेसली, कि इंसान पर जालमाना हमले के तौर पर वो एक शॉकिंग टेक्निक है
ज़ालमाना हमला जो इंसान के किरदार पे उसने किया है, ये एक शॉकिंग टेक्निक है जो मार्क ट्वेन ने यूज़ की है। लेकिन कहता है कि इन ऑर्डर टू अवेकन हिम फ्रॉम हिज फॉलिंग कंडीशन ऑफ लाइफ, कि जस्ट वो ये चाहता है कि इंसान अपनी फॉलिंग कंडीशन ऑफ लाइफ से क्या हो, जाग जाए। तो ये हमने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। क्लियर। ऑल्दो द राइटर हैज़ गिवन वेरी अनप्लेजेंट, सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग रिमार्क्स, बट हिज मेन ऑब्जेक्ट, कहता है उसने बहुत सारे शॉकिंग रिमार्क्स दिए हैं लेकिन उसका मेन ऑब्जेक्ट पर्पज़ क्या है ये करने में, वही जो हमने पहले डिस्कशन में भी लिखा हुआ है, करेक्शन है, इम्प्रूवमेंट है ऑफ मैंस करैक्टर एंड पर्सनैलिटी। क्लियर। तो ये चीज़ें आप ये देखा आपने किस तरह से हमने क्वेश्चन का आंसर दिया। समझ लें कि कंक्लूजन आपकी सारी डिस्कशन का थीम है। वो तो डिस्कशन क्या थी, क्वेश्चन की थी, मतलब कि क्वेश्चन के आंसर का जो थीम है या फिर एग्जैक्ट क्वेश्चन का दोबारा जो आंसर है वो आप अपने लास्ट वाले कंक्लूडिंग पैराग्राफ में लाजमी लिख कर आए। ये पैराग्राफ 4 से 5 लाइनों का हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ही वाला मेन टेक्निकल पोर्शन था, सीक्वेंस, कि हमने सीक्वेंस लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिकल चीज़ें हमने फॉलो करनी है अपने आंसर में। क्लियर। कंक्लूडिंग सेंटेंस में आप कौन कौन से सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो, उसमें ये है जी टू पेन ऑफ, कलम बंद करते हुए। इसके बाद जितने भी ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स है कॉमा लाजमी आपने लिखना है, ठीक है। टू पेन ऑफ, कलम बंद करते हुए, वी में से दैट, हम कह सकते हैं के के बाद आपने अपना आंसर लिखना है। टू कट द मैटर शॉर्ट, कि इस मामले को मुख्तसर करते हुए। टू सम अप द डिस्कशन, वी में से दैट, के डिस्कशन को समेटते हुए। इन कंक्लूजन, इख्तिताम पर। इन अ नॉट शेल, कि मुख्तसर ये कि वी में से हम कह सकते हैं। तो ये वो फ्रेजेस हैं जो आपने लिख कर आने हैं और 4 आपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो डेफिनेटली चारों क्वेश्चन के आंसर्स के लास्ट पे एक एक पैराग्राफ कंक्लूजन वाला आएगा। तो हर पैराग्राफ को जब आप इस फ्रेज से शुरू करें तो इसको बेशक आप मार्कर से हाईलाइट कर दें। टू सम अप द डिस्कशन है फ़र्ज़ करें तो इसको आप हाईलाइट कर दें, या फिर आप यूज़ करते हैं टू पेन ऑफ कॉमा, तो इसको भी आप हाईलाइट कर दें। तो इससे आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी और अट्रैक्ट करेगा आपके चेकर को। ये था जी मिडल वाला सीक्वेंस वाला पोर्शन कि हमने किस तरह से अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को। यहाँ पर मैं आपको ये क्योंकि टेक्निकल पार्ट था आंसर का, तो मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा दूँ कि पहले इंट्रोडक्शन आपने देना है क्वेश्चन के आंसर का, उसमें राइटर का इंट्रोडक्शन, लेसन का इंट्रोडक्शन, मतलब लेसन का थीम, और उसके बाद फिर क्वेश्चन का आपने डायरेक्ट आंसर करना है। और लास्ट पे ये लाइन नज़र आनी चाहिए, लेट अस डिस्कस इन डिटेल, कि चलें अब डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। क्लियर। उसके बाद मिडल वाला पोर्शन था जिसमें आपने 3-4 पैराग्राफ लिख कर आने हैं और ये आपकी डिस्कशन होगी। इसमें जो टेक्निक यूज़ करनी है वो कौन सी है जी, रेपिटेशन ऑफ द टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन। क्लियर। क्वेश्चन की जो टेक्स्ट है उसको रिपीट करें और आखिर पे आपने एक खूबसूरत सा कंक्लूडिंग पैराग्राफ तैयार करके आना है। क्लियर। उसके बाद चलते हैं जी पॉइंट नंबर 3 पे, लैंग्वेज एंड क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट, कि आपकी लैंग्वेज और टेक्स्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। क्लियर। अब लैंग्वेज से मतलब है कि आपकी ग्रामर किस तरह से होनी चाहिए, वोकैबलरी किस तरह से होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, वहाँ पर कोई कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, पेचीदा किस्म की मुश्किल इंग्लिश लिख कर आने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और सिंपल लैंग्वेज लिख कर आएँ। छोटे छोटे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, आप ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं लिख कर आएँ। जस्ट जो है वो एक लाइन का सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, 2-3 तक, मतलब कि रीज़नेबल और सिंपल एरर फ्री लैंग्वेज लिख कर आएँ। क्लियर। सिंपल एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आप बड़ी मुश्किल लैंग्वेज लिख कर आएँ लेकिन उसमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होंगी, ग्रामर की मिस्टेक्स होंगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। स्पेशली पहला पैराग्राफ जो है उसमें तो बिल्कुल कोई मिस्टेक जो है वो तो बियरेबल ही नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहला पैराग्राफ तो लाजमी आपका चेकर जो है यूनिवर्सिटी का वो पढ़ता है, देखता है कि इसमें इसके क्वेश्चन का आंसर मौजूद भी है या नहीं। लैंग्वेज एंड क्वालिटी ऑफ द टेक्स्ट, ये एरर फ्री होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है लेंथ ऑफ योर आंसर्स, आपने आंसर्स की लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए। अब चूँकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन के 2 पोर्शन होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट जो है वो 15 मार्क्स का है और बी पार्ट 10 मार्क्स का है। क्लियर। ये तकरीबन कोई 250 से 300 वर्ड्स
बनते हैं ए वाले पोर्शन में। क्लियर। इसी तरह बी वाले में 2 से 250 वर्ड्स बनते हैं। क्लियर। ए वाले पोर्शन में 250 से 300 वर्ड्स। तो आपकी आसानी के लिए मैंने शीट्स बता दी हैं। क्लियर। और फिर ऐसा नहीं करना कि आप जस्ट शीट्स ही फिल करने के चक्कर में हर एक लाइन में 2-2 3-3 जस्ट वर्ड्स लिखते जा रहे हैं और मार्जिन जो है वो 2-2 इंच का दे रहे हैं दोनों साइड पे। तो ऐसा करने से तो एग्जामिनर बच्चा नहीं है, उनका सालों का एक्सपीरियंस, उन्हें पता चल जाता है कि व्हाट टेक्निक द स्टूडेंट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड। नंबर 5 पर आ जाते हैं जी, टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले आपके पास रिस्ट वॉच 100% आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जिस एग्जामिनेशन हॉल में आप जा रहे हैं इस चीज़ की ज़मानत नहीं है कि वहाँ पर जो है वो कोई वॉच जो है वो लगी होगी, कोई घड़ी मौजूद होगी, इसलिए आप अपना अरेंज खुद करके जाएँ। रिस्ट वॉच आपके पास लाजमी होनी चाहिए। क्लियर। अब टाइम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आपके पास जो प्रोज़ वाला पोर्शन है उसके लिए 90 मिनट्स हैं। क्लियर। मतलब कि 1.5 घंटा है आपके पास। अब आपने 4 क्वेश्चन चूँकि उसमें से करने हैं और उन चारों क्वेश्चंस में से जो 15 नंबर वाले हैं वो 2 क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली, और 10 नंबर वाले भी 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो अब उसमें हर क्वेश्चंस का जो ए पार्ट है जिसके 15 मार्क्स हैं, क्लियर, उसके लिए आपने 24 to 25 मिनट्स वक़फ़ करने हैं, फ़िक्स कर लेने हैं 24 to 5 मिनट्स। जब आप 21-22 मिनट हो जाएं या 20 मिनट हो जाएं तो आपने डिस्कशन जहां भी की हुई है उसको लाजमन छोड़ दें, फुल स्टॉप लगाएं और अपने कंक्लूजन वाले पैराग्राफ को बनाएं। क्लियर। 3 से 4 मिनट में आपकी कंक्लूजन का पैराग्राफ नज़र आए। ऐसा नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, पहले वाला ए पोर्शन जो है उसको उसने 30 मिनट दे दिए और बाद वाले में फिर क्या लिखना है उसने 10-15-12 मिनट में, फिर तो टाइम वेस्ट हो गया उसका। तो इसलिए आप जो है वो टाइम मैनेजमेंट का आपको पता होना चाहिए कि मैंने ए वाले पोर्शंस जो होते हैं क्वेश्चंस के, उनके आंसर को कितना टाइम देना है और बी वालों को कितना देना है। तो 24 से 25 मिनट जो हैं वो आप डिवाइड कर लें, वो आप फिक्स कर लें कि इसके लिए ए वाले पार्ट्स के लिए। अब बी पार्ट चूँकि 10 मार्क्स का है, इसमें आपने 19 to 20 मिनट्स। तो जब आपके 16 मिनट्स हो जाएं तो फ़ौरन डिस्कशन छोड़ दें, 4 मिनट लगा के आप अपनी कंक्लूजन तैयार करें, ये लाजमी है भाई। क्लियर है। लेकिन आप क्या करते हैं, आपने तो कभी ये चीज़ें सोची नहीं है ना, आप जस्ट लिख कर आते हैं जो भी रट्टा लगाया होता है टॉपिक, तो फिर बाद में आप कहते हैं कि सर नंबर नहीं आए। तो ये चीज़ें आप लाजमी फॉलो करें जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट पे चलते हैं जी, सम एक्स्ट्रा टिप्स। सम एक्स्ट्रा टिप्स में सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप इक्वल लेंथ इक्वल टाइम 100% फॉलो करने की कोशिश करें, अपने आंसर्स को एक जैसा टाइम दें, एक जैसा उनको मैनेज करें। यही मैंने पहले भी कहा है, इसलिए मैंने टाइम डिवाइड करके आपको ख़ुद दे दिया है कि ए वाले पार्ट्स को 24 से 25 मिनट और बी वाले को 19 से 20 मिनट दे दें। क्लियर। इसके बाद है जी, कंक्लूजन लाजमन होनी चाहिए आपके क्वेश्चन के आंसर्स की, यानी आखिरी पैराग्राफ जो है कंक्लूडिंग पैराग्राफ वो लाजमी नज़र आना चाहिए, उसको लाजमी बनाएं। इसलिए मैंने कहा कि जब 21 मिनट या 16 मिनट हो जाएं, 21 मिनट यानी ए वाला जब आप पोर्शन कर रहे हैं तो उसके लिए 25 मिनट है ना आपके पास, 24 मिनट है या 25। तो जब 21 मिनट हो जाएं तो मत सोचें कि फ़लाँ चीज़ रह गई है, फ़लाँ वाली रह गई है, रह ही जाती है बहुत सारी चीज़ें, आप सारी तो वहाँ पर लिख के नहीं आ सकते। इसलिए 21st मिनट जब आपके पास आ जाए तो आप शुरू कर दें कंक्लूजन वाला पैराग्राफ बनाना। ठीक है। उसके बाद कट एंड मार्क्स नज़र नहीं आने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो ना की फना होते हैं, मैं तो यही कहूँगा, अब समझें कि आपको कुछ नहीं आता, आप एक लफ्ज़ लिखते हैं, एक सेंटेंस, और आपका इतना कॉन्फिडेंस लैग कर रहा है कि आप उसे मिटा के दोबारा लिख रहे हैं। तो ऐसा करने से बेहतर है कि आप गलत ही रहने दें। आपका सारा पेपर जो है वो बड़ा खूबसूरत नज़र आए, चाहे उसमें हज़ारों गलतियाँ हैं। लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में अगर आप वाकई समझते हैं कि आपके 15 नंबर भी वाले स्टूडेंट भी नहीं हैं, आप 10 नंबर भी लेने वाले स्टूडेंट नहीं हैं, आप गलती करते हैं, कट करते हैं, फिर उसको करके जो है वो रेस लिखते जाते हैं। तो इस तरह आप मत कीजिएगा। क्लियर है। इससे बेहतर है कि आप जो भी लिख रहे हैं बस एक देखने में प्रेजेंटेशन पे फोकस कर लें कि आपका पेपर अच्छा लगे। इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि आपके पासिंग मार्क्स आ जाएं। आपका एग्ज़ामिनर का एक माइंडसेट बना होता है कि उसके पास जो पेपर का बंडल आया है इनमें बच्चे अच्छा लिख रहे हैं, तो जब आपका पेपर आएगा तो हो सकता है कि किस्मत आप पे मेहरबान हो जाए। ये तो लक का है।
क्लियर। तो इसके लिए टेक्निक जो है वो मैंने बता दिया कि अगर आप मिस्टेक्स बार बार करने वाले स्टूडेंट हैं तो फिर कौन सी टेक्निक, हाँ कभी कभार कोई हो जाए मिस्टेक रेज कर लेते हैं, उससे नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है कि आप बच्चे फ़ेल हमेशा लाजमी याद रखिएगा उस वक्त होते हैं जब वो पेपर नामुकम्मल छोड़ के आते हैं। तो नामुकम्मल पेपर कब रहता है, जब आपको मैनेजमेंट का नहीं पता होता। तो आज के सारे लेक्चर में हमने पेपर मैनेजमेंट ही की है, क्लियर। तो अपना पेपर लाजमी कंप्लीट करके आएँ। अगर आप पेपर कंप्लीट करके आते हैं तो फिर इंशाल्लाह आई एम 100% श्योर कि आपको फ़ेल कोई नहीं कर सकता, क्लियर है ना। पेपर कभी भी आप इनकम्प्लीट अपना छोड़ के नहीं आइएगा, वो हर लिहाज से कंप्लीट करके आएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस के लिए जो मटेरियल था, जो एक क्वेश्चन मैंने दिया था जो इसमें यूज़ किया है, उसकी टेक्स्ट जो है वो मैं वीडियो के इंट्रोडक्शन में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से उसको देख के चेक कर सकते हैं, आज के लेक्चर को अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा प्रेसी राइटिंग पे होगा कि किस तरह से करनी है, और पैसेज से रिलेटेड कुछ हिंट्स आपको दूंगा, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो वीडियो के कमेंट्स में लाजमी लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह आई ट्राई टू आंसर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।